नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज बात करेंगे आरोपियों पर नरमी क्यों की। जी हां, मुद्दा में आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में बिना कारण बताए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस वापस ले लिए गए। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मुकदमे बिना किसी उचित कारण को बताए वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि रिपोर्ट में मांग की गई है कि राज्य सरकार को सभी मामलों के लिए उचित कारण बताते हुए दोबारा आदेश जारी करने को कहा जाए। सभी आदेशों की इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सभी राज्यों में लंबित इस तरह के मुकदमों की जानकारी मांगी थी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया था कि बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमे राज्य सरकार वापस नहीं ले सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि सांसदों, विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस वापस लेने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। अगर कोई केस दुर्भावना से दर्ज हुआ है तो राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है, लेकिन उसे आदेश जारी करते समय कारण बताना चाहिए। राज्य सरकार के ऐसे आदेश की हाईकोर्ट में न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद ही मुकदमा वापस हो सकता है। मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कोर्ट को बताया था कि तमाम राज्य सरकारें सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मिली मुकदमा वापस लेने की शक्ति का दुरुपयोग करती हैं। कई राज्यों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे इसी तरह वापस लिए गए हैं। हंसारिया ने बताया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कुल 510 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 175 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, 165 मुकदमों में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी, जबकि 170 मुकदमों को निरस्त कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने 77 मुकदमों को बिना उचित कारण बताए वापस लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई है कि सरकार से यह भी कहा जाए कि वो ये बताए कि क्या ये मुकदमे बिना आधार, किसी ठोस आधार के दुर्भावना के तहत दर्ज कराए गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कर्नाटक में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 62, केरल में 36, तेलंगाना में 14 और तमिलनाडु में 4 मुकदमे बिना कोई कारण बताए वापस लिए गए हैं। आज मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई और ईडी की देखरेख में चल रही जांच से संबंधित मामलों का ब्यौरा एमिक्स को सौंपा गया है और एसजी ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ 5 ऐसे मामले हैं जिनमें एनआईए की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में एमिक्स विजय हंसारिया ने कहा कि अधिकतर राज्यों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए। जिन मामलों में एनआईए जांच कर रही है उसके बारे में अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। एमिक्स ने कहा कि माननीयों से जुड़े ईडी, सीबीआई और एनआईए की रिपोर्ट के तथ्य और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी के मुताबिक 51 सांसदों और पूर्व सांसदों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने लंबित मामलों को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अधिकतर मामलों में रोक लगा रखी है। जांच एजेंसी क्यों नहीं हाईकोर्ट से रोक हटाने की मांग करती है या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में 10 से 15 साल के लिए आरोप पत्र दाखिल न करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच करने से कुछ नहीं होगा। बेंच के सामने वकील विकास सिंह ने कहा कि यदि कोई नेता गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे सजा के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि आजीवन प्रतिबंध एक ऐसी चीज है जिस पर संसद को गौर करना चाहिए, अदालत को नहीं। बहरहाल सवाल यह है कि माननीयों पर संगीन अपराधों के बावजूद सरकारें नरमी क्यों बरत रही हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद मनमानी क्यों हो रही है और इस मामले में संसद और चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है? और मुद्दा में मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अभिषेक राय चर्चा का हिस्सा हैं और साथ ही साथ सीनियर लॉयर प्रदीप शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अश्विनी जी आप ही से। बिना कोई कारण बताए 77 मुकदमे वापस लेने के पीछे का कारण क्या है? ये सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों के खिलाफ क्यों जो आरोपी हैं? अश्विनी शाही आप सुन पा रहे हैं मुझको? अश्विनी जी, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए?
तो अश्विनी जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मेरे साथ अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तो डॉक्टर अभिषेक, असल में बार बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इस तरह की मनमानी के पीछे की वजह समाजवादी पार्टी क्या देखती है? क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? तो सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में जो 77 आरोपी थे मुजफ्फरनगर दंगे के, उन पे जो केस थे वो वापस ले लिए गए। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा भी आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे कौन सी वजह बताई गई। और आपको बता दें, बिना कोई उचित कारण बताए 77 मुकदमों को बिना किसी उचित रीजन दिए वापस लेने का आदेश सरकार ने दिया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई कि वो सरकार से ये भी कहा जाए कि वो ये बताए कि क्या ये मुकदमे बिना किसी ठोस आधार के दुर्भावना के तहत दर्ज कराए गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कर्नाटक के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 62, केरल में 36, तेलंगाना में 14 और तमिलनाडु में 4 मुकदमे बिना किसी कारण को बताए वापस ले लिए गए। आज मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई और ईडी की देखरेख में चल रही जांच से संबंधित मामलों का ब्यौरा एमिक्स को सौंप दिया गया है। और एसजी ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ 5 ऐसे मामले हैं जिनमें एनआईए की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में एमिकस विजय हंसारिया ने कहा कि अधिकतर राज्यों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए। जिन मामलों में एनआईए जांच कर रही है उसके बारे में अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। एमिकस ने कहा कि माननीयों से जुड़े ईडी, सीबीआई और एनआईए की रिपोर्ट के तथ्य और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आरोपियों से नरमी क्यों? और आज मुद्दा में हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 77 आरोपी मुजफ्फरनगर दंगे में जो थे, उनके खिलाफ जो केस दायर किए गए थे वो वापस ले लिए गए, वो भी बिना किसी उचित वजह को बताए हुए। यही समझने की कोशिश है। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। तो अश्विनी जी, बिना कोई कारण बताए 77 मुकदमे वापस लेने के पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसके बाद आरोपियों के प्रति इतनी नरमी सरकार की तरफ से दिखाई गई? घनश्याम जी, देखिए, कोई बिना कारण बताए तो ये होता नहीं, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत ही जो है ये जांच होती है। जांच होने के बाद फिर सरकार एक अनुशंसा करती है कि ये मुकदमे राजनीतिक द्वेष की वजह से लगाए गए हैं या जानबूझकर इन लोगों को फंसाया गया है। क्योंकि उस समय 1400 कुछ मुकदमे हुए थे, 503 मुकदमों में 1400 कुछ लोग के खिलाफ मुकदमे हुए थे। उसमें कई बार जांच हुई। उत्तर प्रदेश का जो है कई बार जो है वहां पर जांच कराई गई। पहले लोगों को, कुछ लोगों को पहले भी निकाला गया था, कुछ पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट भी लगाई थी उस पर, और उसमें सब में जांच में यही आया था कि ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये मुकदमे लगाए गए थे। तो ये राजनीतिक विद्वेष के मुकदमे 3000 से ऊपर मुकदमे तो सपा सरकार ने भी अपने लोगों के हटाए थे जो मायावती शासन में लगा था। तो ये सरकारें जो है ये जो राजनीतिक विद्वेष से या कभी कभी जब अच्छा, तो सरकारें ऐसा करती हैं? आप ये मुझे बता रहे हैं कि सरकारें ऐसा करती हैं? ये हो नहीं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि राजनीतिक विद्वेष से जो मुकदमे होते हैं उस पर सरकार कोई भी हो वो अनुशंसा करती है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो मुकदमे वापस लिए जाते हैं। लेकिन जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं, उस पर पूरी प्रक्रिया चलती है और उस पर आखिर जो है सजा होती है। तो कोर्ट में जो रिपोर्ट असल में पेश की गई, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों किया गया कि 77 केस जो वापस लिए गए उसमें किसी तरह की वजह नहीं बताई गई, सिर्फ इसके कि प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया? कारण बताना क्या जरूरी नहीं समझा गया? नहीं, उसमें कारण बताया गया था। उसमें आप देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कारण नहीं बताया गया था और ऐसे नहीं कोर्ट में चला जाता है। उसमें कारण बताया गया है। आप बता दीजिए फिर मुझको, क्या कारण बताएं सर, थोड़ा व्यूवर्स को पता चल जाएगा। जी, मैं बता रहा हूँ। उसमें सीधा जो दाखिल किया गया था उसमें पहले के मुकदमों का भी जिक्र था कि ये मुकदमे पुलिस ने किए थे। ये मुकदमे इस, और थाना भी मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा था उसमें फुगाना थाना में सबसे ज्यादा मुकदमे हुए थे। वहां पर किस तरीके से क्यों किया गया
वो चीज को वहां बताया गया था। फुगाना थाना के मुकदमे जो है सबसे ज्यादा किए गए और बताए गए थे उसमें कि हमने पुलिस के द्वारा जो विवेचना हुई उसमें यही पाया गया कि राजनीतिक विद्वेष से ये मुकदमे दाखिल किए गए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, सरकारें अक्सर ऐसा करती रहती हैं। मायावती के कार्यकाल में जो इल्जाम लगे, जिन राजनीतिक विद्वेष के कारण केसेस दर्ज किए गए, वो समाजवादी पार्टी में हटा दिए गए। समाजवादी पार्टी के में जो हुए वो बीजेपी में हटा दिए गए। क्या सरकारों का ये विशेषाधिकार है क्या, जिसका इस्तेमाल हर बार किया जाता है? ये उसी की परिपाटी है? नहीं घनश्याम जी, देखे ना, अगर ये सरकारों को परिपाटी होती और ये वो होता तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो इसकी गवाह नहीं होती। उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी करी है स्टेटस रिपोर्ट में। उन्होंने बोला कि आपने क्यों मुजफ्फरनगर दंगों के केसेस को वापस लिए। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार से। आप बताएं, जिन 62 लोगों की मृत्यु हुई उनको न्याय कहां से मिलेगा? अभी मैं अश्विनी भाई को सुन रहा था तो आपको मैं बताना चाहता हूं, चिखेरा थाना इंचार्ज ने मुकदमा स्वयं दर्ज किया। और मुकदमा क्या दर्ज किया? भड़काऊ भाषण और समुदाय विशेष के खिलाफ उकसाने की कोशिश। नाम भी मैं बता देता हूं, संगीत सोम जी, अग्रवाल जी, काची जी और इन लोग कपिल देव अग्रवाल जी। तो इन लोग के खिलाफ जो है मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उन मुकदमों को बिना किसी चीज के, इन जो धाराएं उनके ऊपर लगी थी उसमें भारतीय संविधान के अनुसार आजीवन कारावास तक की प्रावधान है। लेकिन इन्होंने सोची समझी रणनीति के खिलाफ, क्योंकि इनको कहते ना, ये न्यायतंत्र को मानते ही नहीं, ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं। इन्होंने अपने मुद्दे से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटा दिए, उनके ऊपर भी कई मुकदमे थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी अभी कई मुकदमे लड़ रहे हैं, उसमें से एक फर्जी डिग्री का भी मुकदमा है। तो ये सरकार अपने ऊपर से, ये लोकतंत्र की, न्यायतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये लोगों को न्याय नहीं पहुंचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की सीधे सीधे गाइडलाइंस है, वो कहती है जो राजनीतिक जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं और राजनीतिक विद्वेष है, उस पे हो। लेकिन क्या उन 62 लोगों को न्याय नहीं पाएगा जिनकी मृत्यु हुई है? उन 62 लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की इनके ऊपर अगर ये होती कि हाईकोर्ट का की वो चाहिए किसी ऊपर से मुकदमे हटाने के लिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एकदम साफ का दूध और पानी का पानी कर दिया। ठीक है, ये तो मनमानी चलाते हैं ना। आ रहा हूँ अश्विनी भाई। हाँ, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी इस तरह की मनमानी क्यों होती है? क्या वजह है? क्या कोर्ट उतना सख्त नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तरफ से तय नहीं हो पा रही है? एक पेटिशन डली थी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में, जिसका टाइटल था अश्विनी कुमार उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जी। उसमें जो पेटिशन में प्रेयर थी, बेसिकली जो पेटिशनर की, वो उन पेटिशनर्स, उन रिकमेंडेशंस या प्रपोजल्स के ऊपर बेस्ड थी जो कि इलेक्शन कमीशन ने, लॉ कमीशन ने और नेशनल कमीशन ने मिलकर सरकार को दी थी। और वो प्रेयर क्या थी? वो प्रेयर ये थी कि जितने भी कन्विक्टेड पर्सन्स हैं, वो कोई भी हो, नेता या आम आदमी कोई भी हो, उसको लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से या जुडिशरी से अलग रखा जाए। उनको परमिशन ना दी जाए कि आप उनको किसी भी तरह की इन तीनों चीजों में, बिकॉज दीज आर द फाउंडेशन, ये हमारा आधार है एक तरह से। और अगर इनमें से तीनों में से अगर कोई भी दागी आदमी या कन्विक्टेड आदमी इसके अंदर आता है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे आएगा। तो इसके अलावा उन्होंने, एक पेटिशनर ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि जो डायरेक्शन, जो प्रपोजल दिया था इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन और नेशनल कमीशन ने मिलकर, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब रहा जो आज का टॉपिक, अभी मैं सुन रहा था आपको भी और साथी पैनलिस्ट को भी, जो यूपी सरकार का कुछ लोगों से मुकदमा ले लिया गया है। घनश्याम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसे मुकदमे, ऐसे केसेस जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब मैं बता दूं कि कितना सीरियसनेस है उसके अंदर। नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस हैं, वो उस टाइप के मुकदमे हैं जिनके अंदर पुलिस किसी को भी बिना एक्शन के अरेस्ट करती है। ये इस तरह के अगर संगीन मुकदमे जिसमें है, जिसमें किसी केसेस में तो
सीबीआई, ईडी या नेशनल NIA, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जी, अगर इस तरह की सुपीरियर सुपर मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर किसी मामले को अगर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और उसके बावजूद अगर कोई अपने किसी भी कारण से अगर उन केसेस को विड्रॉ करता है तो वो बहुत कहता है। घनश्याम जी, मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा कि लोगों में आजकल एक कंसेप्ट दिमाग में लोगों के आने लगा है कि जो लोगों को आपसदारी में करती है, वो इंग्लिश में एक फ्रेज है कि यू स्क्रैच माइन बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो घनश्याम जी, उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपको सुविधा लगती है, आप मेरे खिलाफ कुछ मत कीजिए, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूँ, इससे कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो सोसाइटी पे आएगा, आप पर, हम पर आएगा। बिल्कुल। अब जो ये अभी मैं देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज ही इसकी कार्यवाही चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें ये जो 77 लोगों के जिनके केसेस विड्रॉ हुए थे, इसमें सेक्शन 321 का रेफरेंस दिया हुआ है घनश्याम जी। सेक्शन 321 बहुत ही स्पेसिफिकली इस बात को डिफाइन करता है। अगर कोई भी आप पढ़ेंगे या उसको अगर देखेंगे, देखना ही उसमें काफी है कि जो केसेस हैं उनको विड्रॉ आप नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना हो, क्योंकि विड्रॉल कैन नॉट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। और ये तो होता है कि अगर कोई दूसरे मुकदमे हैं जो, क्योंकि कोर्ट के अंदर प्रोविजन है, अगर आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा किसी वजह से अगर लॉज हो गया, ठीक है सर। तो सर 321 को विस्तार से आपसे समझेंगे और किन परिस्थितियों में सरकार 321 का इस्तेमाल करके मुकदमों को वापस ले सकती है, ये भी आपसे समझूंगा। सर अश्विनी शाही मेरे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी निर्देश है कि बिना हाईकोर्ट की परमिशन के राज्य सरकारें को केसेस वापस नहीं ले सकती। क्या इस मामले में ऐसा किया गया? क्या हाईकोर्ट के संज्ञान में सब कुछ रहा केसेस लेने से पहले? घनश्याम जी, देखिए, ये फैसला काफी बाद में आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अभी वकील साहब ने उसका जिक्र किया अपनी उपाध्याय वाले केस का 2016 में जो उन्होंने किया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है तो सरकारें उसका अनुपालन जरूर करेंगी, उसमें कोई कहने और उसकी कोई बात नहीं है, सरकारें उसका अनुपालन करेंगी। अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता अभिषेक भाई बता रहे थे, मैं इनका जवाब देना चाह रहा था, बहुत देर से दिमाग में चल रहा था कि इनके दल के 2-3 लोग थे, एक तारिक काजमी थे, एक मोहम्मद अख्तर थे और एक खालिद नाम का इनके पार्टी के साथ कार्यकर्ता थे, वो जिन्होंने वहां पर जो है फैजाबाद में, बनारस में और क्या कहते हैं वहां पर बाराबंकी मुकदमे दर्ज हुए थे, कचहरी का बम ब्लास्ट किया था शायद। माननीय अखिलेश जी ने 2012 में उम्र कैद के सजा पाए हुए इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की अनुशंसा की थी। तीनों लोगों का नाम कोट कर रहा हूं, इन्होंने अनुशंसा की थी और उसके बाद माननीय कोर्ट के द्वारा जब फटकार लगी है तो लोग शांत हुए हैं। तो ये लोगों ने तो ये काम किया और हमारे अभिषेक भाई दुनियादारी समझा रहे हैं हमको, तो इनके पार्टी तो ये इंस्पायर करते हैं आपको, ये प्रेरणा स्रोत है आपके लिए, ये इंस्पायर करते हैं आपको, ये ट्रेंड सेट करते हैं आपके लिए, आप फॉलो करते हैं। सर आप पार्टी विद द डिफरेंस हैं, कुछ डिफरेंट चीजें सेट करिए ना सर। सुशासन है आपका। आ रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक, आ रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक, आप ही के पास आ रहा हूँ। पार्टी विद डिफरेंस जब हम कहते हैं तो हम हैं कैसे, लेकिन इन लोगों को भी जवाब देने के लिए हमारा एक रूप होता है, ये जवाब देना पड़ेगा इनको। ये उम्र कैद पाए हुए लोगों के मुकदमे वापस करें और हम राजनीतिक विद्वेष के मुकदमे वापस करें, तो ये आरोप लगाते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो आगे से उनकी अनुशंसा हाईकोर्ट से की जाएगी, वहां से अगर आदेश होगा तो मुजफ्फरनगर के दंगे मात्र राजनीतिक विद्वेष था, मुजफ्फरनगर के दंगे मात्र राजनीतिक विद्वेष था अश्विनी भाई। क्या बात है, घनश्याम जी, क्या बात है अश्विनी भाई, नहीं, क्या बात है अश्विनी भाई, दंगे इन लोगों ने कराए थे। आ रहा हूँ अभिषेक भाई, आपके पास आ रहा हूँ। और संगीत सोम जी ने और सुरेश राणा जी ने जवाब दिया वहाँ, नहीं तो कैराना जैसे कितने कांड होते, ठीक है, इनकी सरकार में कितने दंगे ठीक हुए, है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है अश्विनी जी, आपकी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई सर। डॉक्टर अभिषेक, आप मुजफ्फरनगर दंगे को जायज ठहराने की कोशिश कर और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की बात कर रहे हो, इसने सरकार पे तंत्र टिप्पणी करी। आप लोग मनमाने से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, न्यायपालिका की हत्या। आप क्या बात करते हो, आप अपने सुशासन की बात करते हो, आप कहते हो ठोक दो, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, ये लैंग्वेज है, क्योंकि उनके ऊपर खुद दंगा का चार्ज था, उन्होंने ठोको नहीं, अपने ऊपर से मुकदमे हटा लेंगे।
आप मुझे पहले आबादी होगा तो ठोका जाएगा। आप सुनना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा अभी क्या था, अश्विनी भाई ठीक आपके बीच में नहीं ठीक बोल है, रहा था, ठीक है। अश्विनी भाई नहीं बोल रहा था, ठीक है। उससे ज्यादा तो अपराध अश्विनी किया भाई था, उद्धव जब आप ठाकरे सुनना ने जब सीखे जनता सिखा देगी, माननीय प्रधानमंत्री जनता जी को, सिखा देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप ठीक है। कुलदीप ठीक है सर अश्विनी जी, ऐसे बहस नहीं होती ना, आप तो जानते हैं सर, आप मेरे शोज में आते भी हैं सर, इस तरह की बहस नहीं करते ना हम लोग, तो सुनते हैं सर एक दूसरे को। सुन लीजिए सर, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सीआरपीसी की धारा 321 किन स्थितियों में किसी भी राज्य सरकार को केसेस वापस लेने की पार देती है, थोड़ा सा समझाइए सर, मुझे वाइंड अप भी करना होगा। घनश्याम जी, इसमें 321 में स्पेसिफिक प्रोविजन, देखिए एक छोटी सी बात समझा दूं ताकि मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है वो प्रमा फसाई बेस पे होती है कि ऑन द फेस ऑफ इट, प्रमा फसाई मींस ऑन द फेस ऑफ इट, ऐसा प्रतीत होता है। अब एक एफआईआर हो गई रजिस्टर, इसका मतलब हुआ कि स्टेट उसके अंदर पार्टी बन गई। स्टेट जब पार्टी बन जाती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, उस चार्जशीट के बेस के ऊपर कोर्ट ये सुनता है कि जो चार्जेस पुलिस ने किसी भी आदमी के ऊपर लगाए हैं कि वो कॉग्निजेबल है या नहीं भी है, कि उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। अब अगर किसी स्टेज के ऊपर घनश्याम जी एक कॉग्निजेंस ले लिया गया, चार्जेस फ्रेम हो गए, उसके बाद वैसे तो 321 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप किसी भी स्टेज के ऊपर केसेस को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रिएन अगर केसेस ऐसे सीरियस नेचर के हैं जिसमें डेकॉइटी, मर्डर या एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, उस केसेस में अगर आप वापस लेंगे तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जनता के ऊपर मैसेज जो है गलत जाएगा। अब इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूं कि जो मेरी समझ में आता है कि ऐसी, एक तो पहली बात तो जैसे ही स्टेट जब पार्टी बन जाती है तो फिर आप अपने लेवल पे कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को सेटल नहीं कर सकते आउटसाइड कोर्ट। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है 321 में कि विड्रॉल जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, उसमें बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात यह है, अगर फिर भी आपको लगता है आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते, उसके बाद में भी लॉ में प्रोविजन है, सेक्शन 482 में आप जाइए, हाई कोर्ट के पास इसकी जुरिडिक्शन है क्रिमिनल केसेस में, आप वहां पर जाइए और अपना केस प्रेजेंट कीजिए। अगर कोर्ट को लगता है, यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना आप केसेस विड्रॉ नहीं करेंगे, उसका एक मुख्य कारण यही है कि आप कोर्ट के पास जाएंगे, 482 में अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि अगर ये मैटर इनके खिलाफ गलत हुआ है तो क्वेश कर देगी एफआईआर को। ठीक है, तो कोर्ट में नियमों में, कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जिनका पालन करना सरकारों के लिए जरूरी है, और वो पालन किया गया या नहीं किया गया, इसी पे असल में सुनवाई। सर मेरे पास समय इतना ही सर, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं सर, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा में आज हम बात कर रहे थे 77 केसेस जो यूपी सरकार ने वापस लिए मुजफ्फरनगर दंगे में, और उसका कोई रीजन भी नहीं बताया गया। हालांकि उनके प्रवक्ता ये बार बार कहते रहे कि हमने रीजन के साथ कारण देकर उन केसेस को वापस लिया है, और ऐसा पिछली सरकारों में भी होता रहा है। अब आगे ये पूरा मामला कैसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।